नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी को लेकर। तो देखिए, हमने नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की पढ़ी थी। पहला नाभिकीय विखंडन और दूसरा नाभिकीय संलयन। तो परमाणु भट्ठी क्या होती है? ये जो परमाणु भट्ठी है इसमें होती है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ध्यान दें, परमाणु भट्ठी किसे कहते हैं? तो ऐसी युक्ति जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे परमाणु भट्ठी कहते हैं। भाई अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अगर हो जाएगी तो उसमें तो फिर विस्फोट होगा। अपने को इससे ऊर्जा का उत्पादन करना है तो इसमें कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होगी? नियंत्रित। तो परमाणु भट्ठी को कैसे डिफाइन करेंगे कि वह युक्ति जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। हम बात करें दोस्तों इसकी बनावट को लेकर, तो देखिए इसकी बनावट के अंदर दोस्तों एक तो हम बात करेंगे ईंधन को लेकर, ईंधन। दूसरा हम बात करेंगे मंदक। तीसरा हम बात करेंगे नियंत्रक छड़ें। चौथा हम बात करेंगे शीतलक और आगे हम चर्चा करेंगे परिरक्षक। देखिए, सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं नाभिकीय भट्ठी की बनावट की कि परमाणु भट्ठी के कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसकी बनावट में मुख्य रूप से हम 5 भागों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहला ईंधन को लेकर कि परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में क्या काम में लेते हैं, कौन सा फ्यूल काम में आता है। तो ईंधन के रूप में काम आता है दोस्तों यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। आप यूरेनियम 92 235 और प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक 94 होता है दोस्तों। तो नाभिकीय भट्ठी में ईंधन के रूप में क्या काम में आता है? तो आप कहेंगे यूरेनियम 92 235 या प्लूटोनियम 94 239 काम में लिया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें मंदक, मंदक क्या होते हैं? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन बहुत तीव्रगामी होते हैं। तो उनमें से कुछ न्यूट्रॉन तो तंत्र से बाहर निकल जाते हैं और कुछ न्यूट्रॉन यूरेनियम 92 238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रॉब्लम होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न न्यूट्रॉन या तो तंत्र से बाहर चले जाएंगे या फिर यूरेनियम 92 238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इन समस्याओं को, इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूट्रॉनों को थोड़ा मंद किया जाता है, उनकी गति को थोड़ा धीमा किया जाता है। और मंदक के रूप में हम काम में लेते हैं दोस्तों, या तो हम काम में लेते हैं ग्रेफाइट या फिर हम काम में लेते हैं भारी जल। या तो हम ग्रेफाइट काम में लेंगे या फिर हम काम में लेते हैं भारी जल। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी छोटा करके आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो आप बताएंगे ग्रेफाइट या भारी जल। अब देखिए यहां एक और क्वेश्चन बढ़ता है कि भारी जल सबसे अच्छा मंदक होता है, क्यों? भाई मंदक के रूप में हमने 2 पदार्थ पढ़े, एक तो ग्रेफाइट और एक भारी जल। अब हम बात करें कि भारी जल अच्छा मंदक होता है। भारी जल जो है वो ग्रेफाइट की तुलना में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भारी जल क्यों अच्छा होता है? तो भारी जल का अच्छा होने के पीछे रीजन है, एक तो ये समुद्र किनारे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहला पॉइंट, ये समुद्र के किनारों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O, जबकि हम नॉर्मल जल का सूत्र होता है H2O। ये ड्यूटेरियम होता है D2O, ठीक है। अब देखिए भारी जल क्यों अच्छा होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारी जल परमाणु भट्ठी में सर्वश्रेष्ठ मंदक है, क्यों? तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह समुद्र किनारे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, यह सस्ता होता है। तीसरा, इसका उपयोग करना आसान होता है। और चौथा कि परमाणु भट्ठी में अलग से कोई ब्लॉक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ग्रेफाइट काम में लेते हैं तो हमें ग्रेफाइट को रखने के लिए परमाणु भट्टी में अलग से एक चेंबर बनाना पड़ता है,
जबकि ग्रेफाइट के लिए अलग से कोई परमाणु भट्टी में अलग से कोई चेंबर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भारी जल अच्छा मंदक होने के मैंने आपको 4 रीजन बताए। पहला, समुद्र किनारे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, ये सस्ता होता है। तीसरा, इसका उपयोग करना भी आसान होता है। और चौथा, इसके लिए परमाणु भट्टी में अलग से कोई चेंबर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए तीसरा भाग, नियंत्रक छड़े। तो नियंत्रक छड़े जो तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको, उनकी संख्या को, विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़े काम में ली जाती है। और नियंत्रक छड़ों के रूप में हम काम में लेते हैं बोरोन या कैडमियम की छड़े। या तो बोरोन की छड़े काम में लेंगे या फिर हम कैडमियम Cd, बोरोन या कैडमियम की छड़े काम में ली जाती है। परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं? तो आप बताएंगे बोरोन और कैडमियम की छड़े काम में ली जाती है। चौथा, हम बात करें शीतलक को लेकर। तो शीतलक क्या होता है कि नाभिकीय भट्टी में जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उसको पानी में से गुजारना पड़ता है। तो हम शीतलक के रूप में हम काम में लेते हैं दोस्तों H2O या हम काम में लेते हैं N2। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि नाभिकीय भट्टी में शीतलक के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं। तो या तो नाइट्रोजन गैस काम में लेंगे आप N2, या फिर आप पानी H2O। शीतलक का मतलब जो उत्पन्न ऊर्जा जिसे गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा रखने के लिए क्या काम में लेते हैं? तो आप बताएंगे या तो नाइट्रोजन गैस काम में लेंगे या H2O, या फिर आप कह देंगे दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से जल काम में लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बात करें परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब हो गया सराउंडिंग। नाभिकीय भट्टी में के आसपास काम करने वाले लोगों की हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा के लिए भट्टी के चारों ओर सीमेंट, ईंट और कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बना दी जाती है जिसे हम परिरक्षक कहते हैं। तो परिरक्षक क्या हो गया? एक प्रकार की दीवार हो गई। परिरक्षक क्या हो गया? परमाणु भट्टी के चारों ओर क्या हो गई? एक प्रकार की दीवार हो गई जो कि ईंट, सीमेंट, कंक्रीट और लोहे से मिलकर बनी होती है। ये तो बात हुई कि परमाणु भट्टी किसे कहते हैं, इसकी बनावट में कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या रोल होता है। ठीक है, अब हम यहां इसके उपयोग को लेकर भी चर्चा करेंगे कि परमाणु भट्टी के क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग आपने नाम सुना होगा दोस्तों। पहला जो उपयोग है वो है इसका विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में इससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आपने राउतबाटा कोटा का नाम सुना होगा जहां न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो पहला तो विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग हो गया, और दूसरा इसका उपयोग किया जाता है रेडियो एक्टिव समस्थानिकों में। समस्थानिक हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। इन समस्थानिकों का पता लगाने में, इसको आइडेंटिफाई करने के अंदर भी परमाणु भट्टी का उपयोग किया जाता है। तो दोनों उपयोग ध्यान रखेंगे, पहला विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में और दूसरा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उत्पादन में। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उत्पादन में। तो परमाणु भट्टी के आपके पास दो उपयोग हो गए, ये दोनों उपयोग आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चर्चा की परमाणु भट्टी को लेकर। आई होप कि आपको परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।